और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज ए प्लास्टिक एनीमिया, उसने पूछा हुआ है यूएचएस वालों ने। सबसे पहले तो इसकी काजेज आप लोगों को पता होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन किस तरह की होती है, फिर इनका क्राइटेरिया उन्होंने पूछा हुआ है, सेवेरिटी क्राइटेरिया। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट एंड ट्रीट दिस पेशेंट एंड इनटू विच कंडीशन ए प्लास्टिक अनीमिया इवॉल्व, ये भी पूछा हुआ था। और ये आंसर कहीं भी किसी बुक में नहीं है, और खास तौर पे जो मेरी बुक है उसमें भी है, लेकिन आज अब जो है मैंने जो आप लोगों को डेविडसन के रेफरेंस से बताऊंगा कि किस किस कंडीशंस में इवॉल्व होता है, वो 3 कंडीशंस हैं, वो भी बताऊंगा। तो ये यूएचएस के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन इनकी ये हो सकती है कि प्लास्टिक में तीनों सेल लाइन कम है, तो अनीमिया के साथ, इन्फेक्शन के साथ और ब्लीडिंग के साथ आपका पेशेंट आ सकता है। और इसमें काजेज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका या तो ये प्राइमरी होता है या सेकेंडरी काज होती है। प्राइमरी जो है वो इडियोपैथिक काज है जिसकी कोई काज आपको मिलती ही नहीं है, या फिर कंजेनिटल भी प्लास्टिक एनीमिया होता है जिसको फानकोनी सिंड्रोम कहते हैं। अब जो सेकेंडरी काजेज हैं उनका आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सबसे पहले ड्रग्स जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं, सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकॉल, इसी तरह थियोप्रीन, और दूसरी जो ड्रग्स जैसे एंटीथायराइड ड्रग्स हैं, नियोमरकाजोल वगैरह, ये जो कार्बामिजोल मैं ये कहना चाह रहा था। उसके बाद जो है ड्रग्स के बाद केमिकल्स हैं जैसे बेंजीन है, और कुछ इंसेक्टिसाइड है जैसे डीटीटी है, और उसके बाद रेडिएशंस, ये लाजमी हिस्ट्री में पूछना होता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी ये प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, पीएनएच में होता है, एसएलई में होता है, और इसी तरह इन्फेक्शन दूसरे जो है वो जैसे एसएलई, पहले तो मैंने ऑटोइम्यून डिजीज बता दी, इन्फेक्शन में वायरल हेपेटाइटिस और एचआईवी, एब्स्टीन बार वायरस, ये सारे इन्फेक्शन जो है वो पैनसाइटोपेनिया कराते हैं, उससे जो है प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीसी कराएंगे, उस पर पता चल जाएगा तीनों सेल लाइन। आगे आपने क्या करना है, बोन मैरो और रेटिक्स को भी चेक कर ले। अगर रेटिक्स कम है इसका मतलब है प्राइमरी बोन मैरो फेलियर है, तो आपने फिर बोन मैरो बायोप्सी करनी है। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ड्राई टैप होता है, इसमें एपोसेलुलर होगा, और कितना सेल कम होते हैं वो सिवियरिटी पे डिपेंड करता है। स्वेयर और वेरी स्वेयर इसको हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द कमिटा क्राइटेरिया। एक दफा उसने पूछा भी है हाउ विल यू असेस सेवेरिटी ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, तो वो बच्चों को जो है नहीं आ रहा था। उसमें सबसे पहले जो है मैरोसेलुलैरिटी देखते हैं, लेस देन 25% हो, और इस तरह उनमें से उसके साथ साथ एटलीस्ट 2 ऑफ द 3, इन 3 में से कोई 2 चीजें हो, या तो न्यूट्रोफिल 0.5 और या फिर प्लेटलेट 20,000 से कम हो, और या फिर रेटिक्स आपके 20,000 से कम हो। तो ये तीनों चीजें जो है इनमें से कोई 2 हो और साथ में हाइपोसेलुलर हो, तो ये सीवियर है। वेरी सीवियर में सिर्फ एक ही फर्क है, न्यूट्रोफिल 0.2 हो जाते हैं, उसमें 0.5 है, तो ये यानी 500 अब 200 हो गए हैं, तो वेरी सीवियर है कमिटा क्राइटेरिया के मुताबिक। अब इसका जो है इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, क्राइटेरिया भी हो गया, तो ट्रीटमेंट है जल्दी जल्दी। अब यंग पेशेंट आ रहा है आपके पास अब पहले तो है कि जनरल मैयर फिर स्पेसिफिक मैयर। जनरल मैयर में ये है कि उसको आइसोलेशन में रखो, क्योंकि इन्फेक्शन हो गए तो आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दो पेशेंट को, और फिर उसको सपोर्ट दो, साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड में अगर आपको आरबीसी की ज्यादा जरूरत है वो कंसंट्रेट लगाओ, प्लेटलेट की जरूरत है वो लगाओ, और ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर देने हैं तो वो दे दो। इसी तरह पेशेंट को जो है ना सपोर्ट दो। उसके बाद जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है दैट इज डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट। अगर 35 से पेशेंट कम है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस एंड आइडियल ट्रीटमेंट एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है एलोजेनिक, वो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। अगर आपका पेशेंट 35 to 50 के दरमियान है, फिर भी अगर उसका सिबलिंग डोनर या उसका डोनर अवेलेबल है, तो उसको प्रेफरेंस यही है कि हम स्टेम सेल, बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्टेम सेल होनी चाहिए। अगर आपका पेशेंट ओल्ड एज का है तो तब पेशेंट को आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की बजाय आपने क्या करना है, उसको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी है। नंबर 1 इज एटीजी, एंटीथायमोसाइड ग्लोबुलिन प्लस साइक्लोस्पोरिन। इनका ट्रीटमेंट चलता है 2 का, साइक्लोस्पोरिन एंड एटीजी, और इसके साथ स्टेरॉइड भी देने पड़ते हैं।
आपको मिथाइल प्रेडनिसोलोन कुछ दिन के लिए सीरम सिकनेस से प्रिवेंट करने के लिए। आप इसके अलावा आप प्लेटलेट आपको पता है उसके लिए ट्रम्बोपैग होते हैं, वो भी आप इसमें दे सकते हैं पेशेंट में। अब किन किन कंडीशन में ये इवॉल्व हो सकता है, ये 3 कंडीशन है, इसको याद कर लो। नंबर 1 इज पीएनएच, नंबर 2 इज मेलोडिस्प्लेजिया, नंबर 3 इज एएमएल। यानी ये बाद में बन जाता है, या तो ये पीएनएच बन जाएगा या मेलोडिस्प्लेजिया या एएमएल, और बाकी मैं फर्दर आप लोगों को। अच्छा, थोड़ा सा पिछली वीडियोस में जो एप्लास्टिक के अलावा पीछे स्फीरोसाइटोसिस जो है वो मैंने बता दी थी। हैम टेस्ट होता है, फ्लो साइटोमेट्री स्पेसिफिक टेस्ट। अगर कोई पूछता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड फ्लो साइटोमेट्री है, उसमें याद रखना। वैसे तो आप ऑस्मोलैरिटी फ्रेजिलिटी टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। फिर इसी तरह एक मैंने बताया था कि हाँ, इसमें जो एप्लास्टिक क्राइसिस होता है स्फीरोसाइटोसिस में, वो पार्वो वायरस करता है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। फिर इसी तरह सिकल सेल में जो ऑस्टियोमाइलाइटिस करते हैं वो सल्मोनेला करता है, तो वो भी आपका एक एमसीक्यूज हो सकता है। फिर एक दफा उसने सिक्वेस्ट्रेशन फेज का भी दिया कि पेशेंट की स्प्लीनोमेगाली, अब्डोमिनल पेन, एसाइटिस ये है, तो सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में है पेशेंट, तो वो भी दिया। इसी तरह चेस्ट सिंड्रोम का दे सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, तो ये भी आप लोगों को आनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।